इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी इमोशंस और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले और गोल्ड ने अपनी रिकॉर्ड हाइट्स भी बनाई, जिसकी वजह से ये आम आदमी की पहुंच से दूर होता चला गया। पीएम मोदी जी ने भी नेशन को एड्रेस करते हुए सभी देशवासियों से अपील की, जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें कि 1 साल तक चाहे उनके घर में कोई भी ओकेशन, मैरिज या फंक्शन हो, गोल्ड न खरीदे, जिससे हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की परचेज होगी तो गवर्नमेंट को गोल्ड को इंपोर्ट करना होगा, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे में बड़े बड़े ज्वेलर्स जैसे कि तनिष्क ने गोल्ड एक्सचेंज और बाय स्कीम्स को शुरू किया। यदि आप भी अपनी पुरानी ज्वेलरी देकर नया गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ओल्ड ज्वेलरी देकर अगर हम नई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें कोई भी टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, और यही हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। इसी इग्नोरेंस की वजह से आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर टैक्स इवेजन के नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब भी आप अपनी पुरानी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं तो उस पर जीएसटी और आपकी इनकम टैक्स की टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती है। आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बोनस टिप है कि किस तरह आप इस गोल्ड एक्सचेंज स्कीम में समझदारी के साथ अपने कैपिटल गेन टैक्सेस को जीरो कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम गोल्ड एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को देकर नई ज्वेलरी बनाने का हम प्लान करते हैं, तो उसमें आप पर टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरह एप्लीकेबल की जाती है। इनकम टैक्स एक्ट में गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, इन सभी को कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, और जब भी हम अपना कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हैं उस केस में हमारे पर कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल किया जाता है। तो जब भी आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी की एक्सचेंज करते हैं, आप पुरानी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है। आपने अपनी पुरानी ज्वेलरी को सेल किया और न्यू ज्वेलरी को आपने परचेज किया, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि पुरानी ज्वेलरी देकर हम नई खरीद रहे हैं तो इस पर कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ किसी भी चीज को बेचने से ही उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है। आप कोई भी चीज एक्सचेंज या बार्टर कर रहे हैं तो वहां भी उसे ट्रांसफर मानते हुए आप पर कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। अगर आप ज्वेलर को ओल्ड ज्वेलरी देकर और नई ज्वेलरी खरीदते हैं और आपको ज्वेलर इनवॉइस रेस करता है, उसने आपको नई ज्वेलरी का पूरा टैक्स इनवॉइस रेस किया है, इस केस में उसे ट्रांसफर या सेल मानते हुए आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल किए जाएंगे। यदि आपने अपनी ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उसके ट्रांसफर पर आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस एट अ रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एप्लीकेबल किया जाएगा। और यदि आपने अपनी इस ज्वेलरी को लेस देन 24 मंथ्स के लिए हेल्ड किया है, तब
उस पे जो भी आपका कैपिटल गेन आपके परचेज प्राइस से माइनस करके आपकी सेल कंसिडरेशन को जो भी कैपिटल गेन टैक्सेस अराइज होगा उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और वह आपकी इनकम में इंक्लूड होते हुए आपके टैक्स स्लैब पर टैक्सेबल किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह की जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में आपकी कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट करने का एक तरीका है सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब भी आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं और जो भी आपका एंटायर सेल कंसिडरेशन है, यदि आप उसे एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं बिफोर 1 year of the sale date or after the 2 years of the sale date और within the 3 years of the sale date, आप उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती है। एट द टाइम जब भी आप इस तरह की री इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। या फिर आप अपने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर स्पेसिफाइड कैपिटल बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट करते हैं REC या NHAI में विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम कैपिंग ऑफ री इन्वेस्टमेंट इज 50 लाख, तो आपके 50 लाख तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है। जब भी आप अपनी गोल्ड को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी देकर नई गोल्ड ज्वेलरी आप परचेज करते हैं, तो उस पर आपकी GST इम्प्लीकेशंस कुछ इस तरह होगी। आपने अपनी गोल्ड ज्वेलरी किसी भी आप अपने रजिस्टर्ड ज्वेलर को या डीलर को आप उसे सेल करते हैं, तो यहाँ पर आप पर कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि आप न्यू ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उस पर आप पर GST एट द रेट ऑफ 3% ऑन द टोटल वैल्यू एप्लीकेबल होगा, और मेकिंग चार्जेस पर आपको एडिशनल 5% ऑफ द GST एप्लीकेबल किया जाएगा। गिफ्टेड एंड इनहेरिटेड गोल्ड पर टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ इस तरह होती है। गिफ्टेड एंड इनहेरिटेड गोल्ड पर GST की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। यदि आपने अपनी डॉटर के मैरिज पर उसे गोल्ड ज्वेलरी आप गिफ्ट करते हैं, तब भी यहाँ पर कोई भी टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं होती है। लेकिन यदि ये गिफ्ट किसी भी नॉन रिलेटिव से रिसीव हुआ है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो वो रेसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल किया जाता है। अगर आपको कोई भी गोल्ड ज्वेलरी इनहेरिटेंस या सक्सेशन में मिली है, यूजुअली इंडियन फैमिली में सास के पुराने गहने पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलते रहते हैं। ऐसे में गहनों की खरीद रसीद या परचेज वैल्यू का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है और यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रीवियस ऑनर ने जिस भी वैल्यू से इस गोल्ड को परचेज किया था, उसे ही एग्जीक्यूशन कॉस्ट माना जाता है, और यहाँ पर कोई भी रसीद या न होने की वजह से यूजुअली 1 अप्रैल 2001 को ही बेस वैल्यू मानकर ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन निकाली जाती है। और यदि वो इनहेरिटेड या सक्सेशन में मिली हुई ज्वेलरी आप सेल करते हैं, तो प्रीवियस ऑनर का जो भी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है या 1 अप्रैल 2001 को बेस ईयर मानते हुए अगर ज्वेलरी की वैल्यूएशन उस तरह से की जाती है, फिर उसके डिफरेंस के हिसाब से ही आप पर कैपिटल गेन टैक्सेस की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो जब भी आप अपनी गोल्ड का एक्सचेंज करें, पुरानी ज्वेलरी को देकर आप नई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आप अपने जो भी आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड अपने टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। अब बारी है उस बोनस टिप की जहां आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेस 0 कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको एक भरोसेमंद ज्वेलर से कांटेक्ट करना है और उस ज्वेलर से जाकर आपको कहना है कि आपको अपनी यहाँ पुरानी ज्वेलरी को बेचना नहीं है, आपको अपनी ऑनरशिप को यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। आपको सिर्फ उसे ये कहना है कि मेरी पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट करके उसे रीमेक और रीमॉडलिंग करके नए डिजाइन के गहने उसके लिए आप बनाए। उसमें जो भी मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व होगा या कोई भी एडिशनल आपको गोल्ड ऐड करना है तो उसके चार्जेस आप उससे लेकर उसके लिए नए डिजाइन की ज्वेलरी बनाएं। यहाँ पर आप पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि आपने अपनी ऑनरशिप को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया है। ये बिल्कुल लीगल है, यहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स इवेशन नहीं किया गया है और इसे हम रीमेकिंग और रीमॉडलिंग ऑफ योर ज्वेलरी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी इनवॉइस आपको ज्वेलर दे उसमें इस बात को मेंशन किया गया हो कि आपने पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट करके आपने नई डिजाइन की ज्वेलरी को रीमेक और रीमॉडल करवाया गया है, जिसमें सेपरेटली आप पर लेबर चार्जेस या एडिशनल गोल्ड अगर उसमें कुछ इन्वॉल्व हुआ है तो उसे सेपरेटली इनवॉइस में मेंशन किया गया है। इस तरह से अगर ये एक्सचेंज पॉलिसी आप अपनाते हैं तो आप पर किसी भी तरह की टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, ना तो जीएसटी की ना इनकम टैक्स की, और आप अपना पूरा का पूरा टैक्स यहाँ जीरो कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी अपनी गोल्ड ज्वेलरी की एक्सचेंज या बायबैक स्कीम्स में जब भी आप इन्वॉल्व करें तो कुछ प्रैक्टिकल कंप्लायंस की चेकलिस्ट कुछ इस तरह है। आपको डॉक्यूमेंटेशन, आप अपने सभी बिल्स को मेंटेन करें, आपकी पेन डिटेल्स, ज्वेलर्स का रीमेक इनवॉइस और प्रूफ ऑफ योर ओरिजिनल परचेज आपके पास होने चाहिए। आपको एक प्रॉपर रूट, सही तरीका अपनाना होगा जिससे कि आप कैपिटल गेन टैक्सेस से बच सके इन अ लीगल मैनर विदाउट एनी टैक्स इवेशन। आपको यहाँ पर अपनी जो ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करना है, जो भी आप एक्सचेंज करे हैं उसे एज अ सेल नहीं करना है। आपको जस्ट अपने गोल्ड को मेल्ट करवा के उसे रीमेक और रीमॉडल इन न्यू ज्वेलरी करवाना है। और यदि आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं उस केस में कैपिटल गेन टैक्सेस को बचाने के लिए आपके पास 54F का भी ऑप्शन है। अवॉइड रेड फ्लैग्स, किसी भी तरह की इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोई भी कैश की इन्वॉल्वमेंट विदाउट इनवॉइसेस न करें, अपनी ट्रांजैक्शंस को स्प्लिट न करें, और यदि आप पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेस की इम्प्लीकेशन आती है तो उसे अपनी ITR में जरूर रिपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।